जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि 1813 से 1833 के बीच में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से चल रही थी, उसको हम समझेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है। ये पेपर 3 का चैप्टर 2 से लिया गया है। इसको अगर हम थोड़ा सा इतिहास के कालक्रम से अगर हम जोड़ कर देखें तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध को अंग्रेज जीत लेते हैं। अंग्रेज जब बक्सर के युद्ध को जीत लेते हैं तो वो भारत पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर देते हैं। इसके लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहती है वो नए नए नियम बनाना शुरू कर देती है। यहाँ से अगर देखेंगे जो इंग्लैंड की सरकार होती है, इंग्लैंड की जो संसद होती है, वह एक एक्ट पारित करती है जिस एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने व्यापार को करना था। तो वो एक्ट 1773 में आता है जिसको हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसमें ये बताया जाता है कि आपको भारत में व्यापार करना है। 20 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए पूरी छूट दी जाती है कि आप एकाधिकार रूप से जो है भारत में व्यापार कीजिए। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है इसमें दिया जाता है। तो जब 20 वर्ष बाद देखा जाता है कि 20 वर्ष बाद क्या होता है कि इनके लाइसेंस समाप्त हो जाते हैं, तो फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आदमी को भेजती है और कहती है कि आप हमारा जो है लाइसेंस जो है 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दीजिए। तो उस हिसाब से देखा जाए फिर जो है 1793 में ये घटना घटती है। फिर से जो है अंग्रेज़ के अधिकारी जाते हैं और फिर 20 वर्षों के लिए अपना बढ़वा लेते हैं, लाइसेंस को रिन्यूअल करा लेते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए फिर 1793 से लेकर के हम पहुँच जाते हैं 1813। 1813 में अब देखिए अब यहाँ पर घटनाएँ क्या घटती हैं, अब यहाँ से हमें देखना है। अब देखिए ज़रा इसको। इसके बाद हम देख रहे हैं कि फ्रांस में जो नेपोलियन था, फ्रांस का जो नेपोलियन था वो पूरे यूरोप कंट्री की जो है नाकाबंदी करना शुरू कर देता है। तो जो इंग्लैंड के अन्य व्यापारी हुआ करते थे, जो अन्य देशों में व्यापार करने के लिए जाते थे, उनका व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। अब जब व्यापार प्रभावित हो जाता है तब वो अपने सरकार के सामने ये मांग रखते हैं कि वो भी भारत में ही व्यापार करना चाहेंगे, भारत में व्यापार करने के लिए जाना चाहते थे। तो वहाँ की जो संसद होती है वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उस समय चीफ ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, उनको जो है एक पत्र भेजती है और बताती है कि यहाँ की स्थिति क्या है और यहाँ के अन्य व्यापारी भी वहाँ व्यापार करने जा रहे हैं। तो यहाँ से अन्य व्यापारी भी जो है वहाँ पर भारत में चले आते हैं। हालांकि इसका थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा सा विरोध करती है कि नहीं, मत आने दीजिए, हम स्वयं ही व्यापार करेंगे, किसी को मत इसमें इन्वॉल्व करिए। लेकिन सरकार पर चूँकि जनता का दबाव होता है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है काफ़ी अन्य व्यापारी भी भारत में आना शुरू हुई है। इन व्यापारियों को देख करके जो वहाँ के पादरी वर्ग लोग थे, जो ईसाई वर्ग के लोग थे, वो भी कहे कि हम भी भारत में जाएंगे। तो वहाँ सरकार उनसे पूछती है कि आखिर आपको क्या ज़रूरत है, आप किस लिए भारत में जाएंगे। तो जो पादरी वर्ग के लोग थे, जो पादरी थे, वो ये बताते हैं कि हम भी भारत में जाएंगे और अपने ईसाइयत का प्रचार करेंगे, ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। और हम जब भारत में जाएंगे तो हम एक विशेष सुविधा के साथ जाएंगे, इस तरह से नॉर्मल बन के नहीं जाएंगे। तो सरकार क्या करती है, इनकी भी बात को मानती है और इनको भी भारत में भेज देती है। तो जब ये भारत में आते हैं, ईसाई लोग भारत में आते हैं, तब ये ईसाई जब भारत में आते हैं तब ये भारत की शिक्षा को जो है निशाना बनाते हैं। ये यहाँ की संस्कृति को नुकसान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका मकसद होता था कि लोगों को ईसाई बनाइए किसी भी तरह से। कुछ लोगों को तो डरा धमका कर भी बनाया गया है, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती बनाया गया है, कुछ को जो है बुझला कर फुसला कर भी बनाया गया है। हालांकि कुछ लोग बने भी हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए ईसाइयत का प्रचार भी जो है भारत में शुरू हो जाता है। तो जब ईसाइयत का प्रचार शुरू हो जाता है तो भारत की जो संस्कृति रहती है, वर्तमान संस्कृति, उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचने लगता है। तो जो ये लोग बाहर से आए हैं, यही लोग पाश्चात्यवादी कहलाते हैं। बाद में आगे चल के यही लोग पाश्चात्यवादी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आखिर प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद में विवाद क्या था, उस विवाद को भी समझेंगे। हम पाश्चात्यवादी कौन थे उसको हम समझ गए कि आखिर ये आए कहाँ से। अब प्राच्यवादी जो भारत के विद्वान हुआ करते थे, भारत को जानने वाले हुआ करते थे, उनको हम प्राच्यवादी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर इनके विवाद का कारण क्या था। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए खर्च करना था भारतीय शिक्षा पर। इस 1 लाख रुपए को किस दिशा में खर्चा किया जाए, इस चीज़ को लेकर के विवाद था।
इसके लिए जो धारा 43 है, धारा 43 में जो उल्लेख किया गया है उसको हम ज़रा देख लेते हैं। इसके तहत अब हम देख लेते हैं कि आखिर धारा 43 में दिया क्या गया है। तो धारा 43 में कहा गया है कि साहित्य के पुनरुद्धार के लिए और समुन्नति के लिए, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए और भारत के ब्रिटिश प्रदेश के निवासियों में विद्वानों के ज्ञान का प्रसार और विकास करने के लिए जो है 1 लाख रुपए की राशि प्रति वर्ष जो है खर्च की जाएगी। तो जब 1 लाख रुपए की राशि को प्रतिवर्ष खर्च करना था, तो यहाँ पर विवाद देखिए जरा, इस धारा में 2 शब्दों को लेकर के विवाद था। अगर आप इस विवाद को समझेंगे तो यहाँ पर एक शब्द था साहित्य, इस साहित्य शब्द को लेकर के विवाद था। इस साहित्य शब्द में ये कहा गया, जो प्राच्यवादी थे, प्राच्यवादी मतलब जो भारतीय थे, उनका कहना था कि ये जो 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च होगी, ये जो है अरबी और संस्कृति भाषा पर खर्च होगी, और मतलब जो अरबी और संस्कृति भाषा के पुनरुद्धार के लिए, उसके उद्धार के लिए खर्च किया जाएगा। और वहीं पाश्चात्यवादी जो विदेशी लोग थे, उनका ये मानना था कि साहित्य शब्द की व्याख्या इतनी छोटी रूप से नहीं किया जा सकता, बल्कि साहित्य शब्द तो अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। इसके तहत सिर्फ अरबी और संस्कृत ही नहीं, बल्कि इसके तहत अंग्रेजी भी आ जाएगा, और वो जो है साहित्य में अंग्रेजी शब्द को जुड़वाना चाह रहे थे। इसके अलावा दूसरा जो विवाद का विषय था वो ये था कि भारतीय विद्वान जो प्राच्यवादी थे, प्राच्यवादियों का मानना था कि भारतीय विद्वान का मतलब एक ऐसे विद्वान से है जिनको संस्कृति और अरबी का अच्छा ज्ञान है। और वहीं जो पाश्चात्यवादी थे, उनका मानना था कि भारतीय विद्वानों में सिर्फ अरबी और संस्कृति को जानने वाले लोग नहीं आएंगे, बल्कि ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो इंग्लिश के जानकार थे। तो इस धारा में सिर्फ 2 ही शब्द मिलता है, एक साहित्य मिलता है, एक भारतीय विद्वान। इन 2 शब्दों को लेकर के विवाद हुआ था। अब हम अलग अलग समझते हैं कि आखिर प्राच्यवादियों का क्या मत होता है और पाश्चात्यवादियों का क्या मत होता है। अब जरा प्राच्यवादियों का मत देखिए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्राच्यवादी थे, प्राच्यवादियों में अगर देखा जाए तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने और अनुभवी लोग जो है इसमें शामिल थे। इसके साथ ही साथ अगर देख लेते हैं तो वारेन हेस्टिंग थे, जॉन एथन डंकन भी शामिल थे, और इसके साथ एच.एल. विल्सन भी थे। इसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुआ करते थे प्राच्यवादियों में। अब ज़रा हम समझ लेते हैं कि आखिर एच.एल. विल्सन ने क्या कहा। एच.एल. विल्सन की बात को देखिए। विल्सन ने क्या कहा, एच.एच. विल्सन ने कहा कि अगर जो भारतीय लोग हैं, अगर हम उनको इंग्लिश की शिक्षा दे देते हैं, तब वो हमारे समान हो जाएंगे और समान अधिकार की जो है दावा करना शुरू कर देंगे। और इस हिसाब से इनका मत था कि जो भारतीय हैं वो तो कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। अगर उनको हम एक ही भाषा सिखा दिया जाए, अंग्रेजी ही सिखा दिया जाए, तो वो अंग्रेजी शासन का खुल करके विरोध करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जो एच.एच. विल्सन था, वो कभी नहीं चाहता था कि भारतीय लोग भी अंग्रेजी बोलना सीखें। और जो है इसके अलावा अगर हम कुछ और लोगों को देख लें, इसके अलावा अब अगर हम देख रहे हैं जो प्राच्यवादी थे, प्राच्यवादी जो है 3 बातों पर विशेष जोर देते थे। उनका ये मानना था कि इन 3 बातों की वजह से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास नहीं होना चाहिए। उनका मानना था, पहला मत ये था कि अगर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास कर दिया जाएगा तो जो भारतीय संस्कृति है, वो संस्कृति, भारतीय संस्कृति ख़त्म हो जाएगी। दूसरा मानना था कि अगर इसमें हम जो है अंग्रेजी का विकास करते हैं तो भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और भारतीय सभ्यता ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा जो है टी.एन. सिक्वेरा ने जो तीसरा तर्क दिया है, तीसरे तर्क में इन्होंने कहा कि अगर भारतीयों के पास अपनी खुद की एक अच्छी संस्कृति है, एक भव्य संस्कृति है, एक भव्य सभ्यता है, तो उसके अलावा हम इस पर दूसरी भाषाओं को क्यों थोप दिया जाए, दूसरी संस्कृति को क्यों इस पर लाद दिया जा रहा है। तो वो मतलब काफ़ी जो है भारतीयों की जो संस्कृति रहती है उसका काफ़ी ये बखान करता है। उसमें ये यही लिखता है कि यदि भारतीयों के पास एक भव्य संस्कृति है तो उन पर हम क्यों दूसरी संस्कृति को लाद दिया जाए। इसके अलावा बहुत और चीज़ों को हम देख लेते हैं। इसके अलावा जब हम देख रहे हैं तो इसमें जो है जो प्राच्यवादी थे
तो प्राच्यवादी का मानना था कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश शिक्षा का विकास ना किया जाए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने स्तर पर काफ़ी बड़े स्तर पर उन्होंने प्रयास किया। और इसके अलावा अब इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि आखिर पाश्चात्यवादियों का क्या मत था। अब जरा इनके मत को भी समझिए। अब हम पाश्चात्यवादियों में देख लेते हैं कि आखिर पाश्चात्यवादियों की क्या बात थी। पाश्चात्यवादियों की अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कंपनी हुआ करती थी, कंपनी के जो नवयुवक कर्मचारी थे वही शामिल थे। यहाँ पर किसी हम बड़े व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते हैं, कोई यहाँ पर खुल करके सामने नहीं आया था। तो इनका मत था कि जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता है, वो मरासन अवस्था में चली गई है, उसका फिर से विकास नहीं किया जा सकता। उसको पुनरुद्धार अगर आप करेंगे सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। उनका मानना था कि इंग्लिश से ही भारतीयों का उत्थान हो सकता है, अन्यथा भारतीय उत्थान कभी नहीं कर सकते हैं, वो दिन प्रतिदिन नीचे दबते हुए चले जाएंगे। तो ये इस प्रकार से इनका विचार था। अब आखिर हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था इसका अंत कैसे हुआ। अब हम जरा अंत को देख लेते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आखिर इनके विवाद का अंत कैसे हुआ। विवाद के अंत को जानने से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो प्राच्यवादी थे वो भारतीय संस्कृति का समर्थन कर रहे थे। उनकी संस्कृति का समर्थन करने का उद्देश्य, उनकी मानसिकता ये थी कि भारतीय जो है अपनी भाषाओं में पढ़कर ही, क्योंकि यहाँ पर अरबी, फारसी, संस्कृति तीनों भाषाओं को पढ़कर ही उसमें आपस में लड़ते रहें, भाषाई आधार पर विभाजन करना आसान हो जाता था। इसके अलावा जो प्राच्यवादी थे, प्राच्यवादियों का मानना था कि जो भारत है, भारत में वो एक बाबू वर्ग तैयार करना चाहते थे जिससे उनका व्यापार अच्छे से चलता रहे। यहाँ से हम एक चीज़ तो समझ गए हैं कि जो भी प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी थे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भारतीयों के समर्थन में था, सब अपनी अपनी स्वार्थ के लिए लगे हुए थे। अब विवाद के अंत को जरा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो बैटिंग साहब आते हैं, बैटिंग साहब इस विवाद के अंत को करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो है वो अंत सही से नहीं हो पाता है, उसके बाद भी विरोध चलता रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर ऑकलैंड जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालते हैं, और वो पद संभालते ही क्या करते हैं कि यहाँ का जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था इसको ये बहुत ही गंभीरता के साथ लेते हैं और फिर वो जो है इसको जो है ख़त्म करते हैं। उन्होंने जो है ख़त्म करने के लिए पहला जो प्रयास किया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो देसी विद्यालय पहले से ही चल रहे हैं वो उनको पहले की भांति ही चलने दिया जाना चाहिए, तथा उनको जो आर्थिक सहायता दी जा रही है उनको वो भी सहायता मिलनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, अब इसके बाद सेकंड नंबर पे ऑकलैंड ने उन्होंने दिया कि जो प्राच्य विद्यालय हैं पहले इनको आर्थिक सहायता दे दी जाए, जो आर्थिक सहायता मिल रही है पहले इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, उसके बाद पाश्चात्यवादियों का जो विद्यालय होगा वहाँ पर शिक्षा आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ साथ कहा कि जो प्राच्य विद्यालय हैं या जो देसी विद्यालय हैं वहाँ के जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन छात्रों में से 1/4 छात्र को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम चौथे नंबर पे देखें तो यहाँ पर बताया गया जो योग्य अध्यापक हैं, योग्य अध्यापक को आर्थिक सहायता दिया जाए जिससे उनका मन जो है शिक्षा में लगा रहे। इसके अलावा 5वें नंबर पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि हो, उस धनराशि का वितरण इस प्रकार से किया जाए जिससे जो पुस्तक हैं, जो लाभदायक पुस्तक हैं उनका मुद्रण भी किया जा सके तथा प्रकाशन भी किया जा सके। इसके अलावा 6ठे नंबर पे दिया गया है कि जब जो विद्यालय में जो विषय चल रहे हैं अगर उनके शिक्षण कार्य कंप्लीट हो जाते हैं तो अगर आप चाह रहे हैं तो अंग्रेजी पे जो है अंग्रेजी भी पढ़वा सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑकलैंड ने ये सारे नियम दिए जिससे जो है ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हो जाता है। अब इसके अलावा जो है हम समझ लेते हैं कि आखिर ऑकलैंड जो थे, ऑकलैंड के विषय में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा। अब देख लेते हैं कि डॉक्टर LN मुखर्जी ने क्या कहा ऑकलैंड के विषय में। तो इसको जानने से पहले एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि जो ऑकलैंड था, ऑकलैंड ने ये भी कहा कि जो 1 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं ये धन बहुत ही कम है, इसमें कुछ और धन भी खर्च किया जाए। तो जिस हिसाब से देखा जाए 31,000 रुपये को बढ़ाया गया और अब जो खर्च हो गया था वो 1,31,000 था। तो इस पर डॉक्टर LN मुखर्जी ने कहा कि जो ऑकलैंड था उसको इस बात को लेकर के बहुत ही अभिमान था, बहुत ही गुरूर था कि वो इतने बड़े विवाद को महज 31,000 रुपये बढ़ाकर ही इस विवाद को ख़त्म कर दिया। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि 1813 से 33 के बीच की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे कि 1833 से 1854 के बीच में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था भारत में चल रही थी उसको हम समझेंगे।
साथ ही साथ जो मैकाले का विवरण पत्र है या वुड का घोषणा पत्र है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।